हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी। एक हमने नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस डिस्कस की थी विद मेटल्स। उसके अलावा हमने फास्फोरस के विद कंपाउंड्स देखे थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड था PH3। बताओ PH3 का यूज कहां आता है? हाँ, PH3 का यूज कहां पे आता था? होल्म्स सिग्नल के अंदर, है ना। होल्म्स सिग्नल में हम क्या करते थे? कैल्शियम फॉस्फाइड CaC2 और CA3P2 इन दोनों को मिक्स करके कंटेनर में डालते थे और उसको पानी में फेंक देते थे, है ना। अच्छा, उसके अलावा आपने फास्फोरस के 3 अलग अलग एलोट्रॉप्स भी डिस्कस किए थे। एक व्हाइट, एक रेड और एक ब्लैक। ब्लैक के भी 2 फॉर्म देखे थे आपने, एक अल्फा ब्लैक और एक बीटा ब्लैक। व्हाइट फास्फोरस क्या था? जिसमें ये टेट्राहेड्रल यूनिट थी, याद है। रेड फास्फोरस टेट्राहेड्रल यूनिट को कनेक्ट करते जाओ आगे तो आपके पास क्या मिलेगा? रेड फास्फोरस। तो इस तरह से हम टेट्राहेड्रल यूनिट को बार बार रिपीट करते जाएं। तो आपको कौन सा फास्फोरस मिलता है? रेड फास्फोरस। सिमिलरली ब्लैक फास्फोरस, ये एक पॉलीमेरिक फॉर्म होती है जिसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के बताई थी, कुछ इस तरह की। है ना। इस तरह से यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट करती जाएगी। फर्दर कन्वर्जन, अगर आप इनर्ट एटमॉस्फेयर में व्हाइट फास्फोरस को हीट करो तो वो क्या बनाएगा? रेड फास्फोरस। ठीक। अगर आप व्हाइट फास्फोरस को हाई प्रेशर पे हीट करो तो वो बनाएगा अल्फा ब्लैक। भाई अगर आप रेड फास्फोरस को अराउंड 803 केल्विन और हाई प्रेशर पे हीट करो तो वो क्या बनाता है? बीटा ब्लैक फास्फोरस फॉर्म करता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था फास्फोरस के 2 हैलाइड्स को, दैट इज योर PCl3 एंड PCl5। तो बाकी सब तो स्ट्रक्चर वगैरह तो मैंने आपको इसकी बताई दी थी, आप अच्छी तरह जानते भी हो। इंपॉर्टेंट था इनका हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ तो आपको क्या मिलता है? H3PO3 डायरेक्ट। इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ तो पहले क्या मिलता है? POCl3 और POCl3 के बाद क्या बनता है? H3PO4। तो यहां से हमारे पास ये 2 कंपाउंड बनते हैं, H3PO3 एंड H3PO4। ये फास्फोरस के 2 ऑक्सी एसिड्स हैं। वैसे फास्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड्स और कई उसके फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पर यहां से हमको 2 कंपाउंड्स मिल गए और आज हमको इन्हीं कंपाउंड्स को डिस्कस करना है, दैट इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो आओ देखते हैं क्या होते हैं ऑक्सी एसिड्स और कैसे हम इनके फॉर्मूले, इनके स्ट्रक्चर को डिराइव करते हैं या फिर याद करते हैं। ध्यान देना, ऑक्सी एसिड्स मैं ना आपको एक कॉमन फॉर्म में लेकर जा रहा हूं। यहां पर सबके ऑक्सी एसिड्स कवर हो जाएंगे अपने आप। पहली चीज, ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? देखो हमारे पास 2 तरह के एसिड्स होते हैं। एक तो होता है हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन होती है, जैसे HCl, HF। ठीक, ये सब कैसे एसिड्स हैं आपके? दीज आर हाइड्रा एसिड्स, जिनमें सिर्फ क्या हो? हाइड्रोजन। फर्दर ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो, बोथ O एंड H आर प्रेजेंट। ऐसे एसिड्स को हम कौन से एसिड्स बोलते हैं? ऑक्सी एसिड्स। जैसे HNO3, जैसे H3PO3, H3PO4, है ना। फर्दर आपके पास आ जाओ H2SO4 एटसेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 तरह के एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, एक हाइड्रा एसिड्स और दूसरे ऑक्सी एसिड्स। आप इनमें से किसी भी ऑक्सी एसिड्स के अगर स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे मैं H3PO3 को देखता हूं, ये होता है P डबल बॉन्ड O OH OH H। ये कैसे बनाते हैं ये भी हम देखेंगे अभी। H2SO4 बनाओ, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। तो इस तरह से इन एसिड्स में क्या होता है? OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं।
OH ग्रुप प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि ये बेस बन जाएंगे, है ना। O और H आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो ये एसिड्स सिर्फ उस हाइड्रोजन को डोनेट कर सकते हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक्ड हो, और इसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे आप इस फास्फोरस को देखो, ये इस हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, ये इस हाइड्रोजन को भी डोनेट कर सकता है, लेकिन ये इस हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से या फिर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। यहां तो हमेशा ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हैं। तो ये एसिड इस H को डोनेट कर सकता है, इसको कर सकता है, लेकिन इसको डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो, ये देखने के बाद कि कौन सा हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहां डिस्कस करते हैं। इन एसिड्स के साथ में दो तरह के सफिक्स चलते हैं, एक और दूसरा अस। एक यानी हम इनको, कोई भी पेरेंट एसिड होगा या तो एक फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है या फिर अस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस एसिड में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ठीक, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन हो गया, यहां फास्फोरस, यहां सल्फर। तो सेंट्रल एटम अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम उसे इक एसिड बोलते हैं। ठीक, ये लिख लेते हैं इस चीज को, सेंट्रल एटम इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, उसे हम कौन सा एसिड बोलेंगे, इक एसिड बोलेंगे। यहां देखो, अगर सेंट्रल एटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सेंट्रल एटम इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसे हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे, अस फॉर्म बोलेंगे। कैसे, आओ दिखाता हूं आपको। जैसे H2SO3 एंड H2SO4, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको निकालना आता ही है। यहां पर सल्फर आएगा +4 स्टेट में, यहां पर आएगा +6 स्टेट में। तो सल्फर की मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट भी क्या होती है, +6 ही होती है। तो देखो, H2SO3 में जो आपका सल्फर है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसको हम कौन सा एसिड बोलेंगे, सल्फ्यूरस। लोअर स्टेट है तो अस आएगा सफिक्स। ये हो गया आपका सल्फ्यूरस एसिड होगा। हायर स्टेट में तो इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। आ रहा है। फिर देखो ऐसे ही H3PO3, H3PO4। ठीक, यहां पर आप देखो फास्फोरस आएगा +3 स्टेट में, यहां फास्फोरस आएगा +5 स्टेट में। फिर से गिनो, लोअर हायर, लोअर है तो अस, हायर है तो इक, इसका नाम क्या बनेगा, दिस वुड बी फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड, बताओ ये क्या बनेगा, फास्फोरिक एसिड, जिसको फास्फोरिक या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत आसान है, अगर सेंट्रल एटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो अस फॉर्म बनाएगा, अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कौन सी फॉर्म बनाएगा, इक फॉर्म बनाएगा। ऐसे ही देखो एक और HNO3 एंड HNO2। देखो यहां पर आप, यहां नाइट्रोजन आएगा +3 स्टेट में, यहां नाइट्रोजन आएगा +5 स्टेट में। तो बताओ ये क्या बना, ये बना नाइट्रस एसिड। ये कैसा बनेगा आपका, नाइट्रिक एसिड। क्लियर है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि कौन सा एसिड अस फॉर्म में होगा और कौन सा एसिड आपका इक फॉर्म में होगा। यहां तक क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताता हूं मैं कि कैसे हम एसिड्स का फॉर्मुलेशन करते हैं। आपने अस इक सीख लिया, आपने एसिडिक हाइड्रोजन देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अलग अलग एसिड्स बनाते हैं, कैसे कैसे हम इन एसिड्स के नामों की सीरीज को डिस्कस करते हैं। तो आओ देखते हैं। तो हम एक छोटा सा चार्ट बना रहे हैं। यहां पे आप लोग पेरेंट एसिड को
ठीक, पेरेंट एसिड है आपके पास, दैट इज इन इक फॉर्म। कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है ये? इक फॉर्म में प्रेजेंट, इक फॉर्म, ठीक। यही से हम सब कुछ बना लेंगे। अगर आप पेरेंट एसिड में से एक O को कम कर दो, किसको कम कर दो? एक O माइनस कर दो, तो आपके पास पेरेंट एसिड ही आ जाएगा एंड दैट एसिड विल बी इन अस फॉर्म। कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? अस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो पेरेंट एसिड से आपने एक O कम कर दिया तो आपको एसिड मिल जाएगा अस फॉर्म में। इस फॉर्म में से फर्दर, इस फॉर्म में से अगर आप फर्दर एक और O गायब कर दो तो आपको उस एसिड की हाइपो फॉर्म मिल जाएगी, हाइपो फॉर्म। ये जो एसिड है ना, इसकी कौन सी फॉर्म मिल जाएगी? हाइपो फॉर्म मिल जाएगी, ठीक। अभी देखना, सब याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे। फिर आप आओ आगे, पेरेंट एसिड। अगर आप पेरेंट एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से एक H2O गायब कर दो, क्या कर दो? एक H2O गायब कर दो, तो जो आपको नया एसिड मिलेगा दैट विल बी इट्स पायरो फॉर्म। क्या होगी? पायरो फॉर्म ऑफ दिस पेरेंट एसिड, ठीक। वही अगर आप इसमें से सिर्फ एक H2O गायब कर दो, माइनस H2O, तो आपको इस एसिड की मेटा फॉर्म मिलेगी। कौन सी फॉर्म मिलेगी? मेटा फॉर्म, ठीक। तो आपका पेरेंट एसिड, अगर आप H2O गायब करते हो तो आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी? इसकी पायरो फॉर्म। अगर आप इसमें से आप 2 से मल्टीप्लाई करके एक H2O कम करते हो तब तो कौन सी फॉर्म मिलेगी आपको? पायरो फॉर्म। अगर आप इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल गायब करते हो तो आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी? इसकी मेटा फॉर्म। फर्दर एक और इंपॉर्टेंट, अगर आप इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो आपको इसकी पर फॉर्म मिलेगी, परऑक्सी वाली फॉर्म है ना, पर फॉर्म। तो देखना, पर फॉर्म को भी समझाऊंगा मैं आपको क्या होता है। तो आपको इतना चार्ट याद रखना है, उसके बाद आप आसानी से ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो पहले नेमिंग देख लेते हैं। पेरेंट एसिड, एक O कम किया तो आपको अस फॉर्म मिलेगा, ये एक फॉर्म है। उसमें से एक और O कम कर दिया तो आपको हाइपो फॉर्म मिलेगा, ठीक। पेरेंट एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से एक H2O कम कर दो तो पायरो फॉर्म मिलेगा। एक H2O डायरेक्ट कम कर दो तो मेटा फॉर्म मिलेगा। यहां कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, एसिड से, एसिड की एक फॉर्म से डायरेक्ट H2O गायब कर दो, ठीक। अगर उसमें आप एक O ऐड कर दोगे तो पर फॉर्म मिलेगा, और एक O माइनस कर दोगे, ये तो हम पहले ही देख चुके। तो एक बार आप ये चार्ट बनाओ, फिर मैं आपको ये चार्ट यूज करना सिखाता हूं, ठीक। तो मैं आपको ये चार्ट यूज करना सिखाता हूं, ठीक। पहले हम इसको फास्फोरस एसिड्स के लिए यूज करते हैं, फिर इनको सल्फर एसिड्स के लिए भी यूज कर लेंगे। देखो, पेरेंट एसिड एक फॉर्म में, बताओ फास्फोरस का कौन सा एसिड है जो आपका एक फॉर्म में होता है? दैट इज योर H3PO4, ठीक। तो मैं अब यहां पर पेरेंट एसिड को लिख रहा हूं H3PO4, ये है H3PO4, दैट इज योर फॉस्फोरिक एसिड। और जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के नाम से भी जानते हो। तो साथ साथ इनके स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस करते हैं, ठीक। देखो, H3PO4 की स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? आप ना, मैं आपको इनका बहुत छोटा ट्रिक बताऊंगा। तो एक बार क्या करते हैं, फॉर्म बना लेते हैं, फिर तीनों की स्ट्रक्चर एक साथ बनाएंगे, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड में से एक O कम कर दो, जैसे आप एक O कम करोगे उस एसिड का अस फॉर्म बनेगा। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां बनेगा H3PO3। तो मैंने आपको बताया, इसको हम कौन सा फॉर्म बोलेंगे? फॉस्फोरस एसिड। क्यों बोलोगे ये तो आप जानते ही हो। इसमें से एक O और कम कर दो, उसी एसिड का हाइपो फॉर्म मिलेगा। कौन सा फॉर्म मिलेगा? हाइपो फॉर्म मिलेगा। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। इससे बनाया ना, तो हाइपोफॉस्फोरस बोलेंगे हम इसको। एक क्या बनेगा कंपाउंड का फॉर्मूला? H3PO2। तो ये देखो,
फॉस्फोरिक एसिड था, इसमें से एक O कम किया तो फॉस्फोरस एसिड बना, इसमें से एक और O कम किया तो आपको क्या मिला, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब इन तीनों की स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। ठीक, बहुत आसान है इनके स्ट्रक्चर बनाना, तो जगह मुझे कम पड़ रही है, ऐसा करते हैं जगह यहां काम में लेते हैं। ठीक है, आपको एक तो बनाना है H3PO4, एक आपको बनाना है H3PO3 और एक आपको बनाना है H3PO2। तो H3PO2 को थोड़ा इधर एडजस्ट करते हैं, यहां बनाओ स्ट्रक्चर्स H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। बहुत आसान है, देखो स्ट्रक्चर बनाना तीनों की। पहले एक P बना दो, P, इधर भी P, इधर भी P। एक तीनों एसिड के स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जोड़ के छोड़ दो, ये तो इनके अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, अब क्या करो, अब आप O एंड H के कॉम्बिनेशंस बनाओ, जितने OH के कॉम्बिनेशन बनते हैं उतने जोड़ते जाओ, बाकी जो बचेगा उसको एज इट इज जोड़ देंगे। कैसे, देखो यहां 4 ऑक्सीजन थे, 3 हाइड्रोजन था, एक ऑक्सीजन तो गया, बताओ कितने O बचे, 3, कितने H बचे, 3, कितने OH के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3, तो 3 OH के कॉम्बिनेशन बन गए, तो 3 OH बनाओ और जोड़ते जाओ। आ रही बात समझ में? यहां पर आओ, एक ऑक्सीजन काम हो गया, कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, बताओ कितने OH के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2, तो 2 OH यहां पर ऐड कर दो, बचा एक H, उसको डायरेक्टली ऐड कर दो। क्लियर? यहां पर आओ, एक ऑक्सीजन कम हो गया, एक ऑक्सीजन बचा और 3 हाइड्रोजन बचे, बताओ कितने OH के कॉम्बिनेशन, सिंगल 1, तो OH, बाकी क्या ऐड कर दो, डायरेक्ट H। ये समझ में आ रहा है आपको? तो देखो ये हो गई इन तीनों की स्ट्रक्चर। अब इन तीनों के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, कितने एसिड, कितने H+ ये दे सकते हैं। तो देखो क्या ये इस H को दे सकता है, नहीं, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक कौन सा है, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो इस हाइड्रोजन को नहीं दे सकता। क्या ये इस हाइड्रोजन को दे सकता है, बोलो नहीं दे सकता। ये सिर्फ एक हाइड्रोजन दे सकता है, कोई डाउट? ये इस हाइड्रोजन को नहीं दे सकता, इन दोनों हाइड्रोजन को दे सकता है, यानी ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है। बताओ ये कितने हाइड्रोजन दे सकता है, 1, 2 एंड 3। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों एसिड्स जहां ये 3 हाइड्रोजन दे सकता है, ये 2 दे सकता है, ये सिर्फ कितना दे सकता है, 1। अगर आप इनकी शक्ल देखो, कंपाउंड का सिर्फ फॉर्मूला देखो, तो देखने से लग रहा है कि तीनों ही कितने हाइड्रोजन दे सकते हैं, 3 हाइड्रोजन दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इनकी बेसिसिटी अलग है, बेसिसिटी, ये कितना एच दे सकता है, 3, ये कितना एच दे सकता है, 2, और ये कितना एच दे सकता है, 1। क्लियर? तो ये तो ही इन तीनों एसिड्स के स्ट्रक्चर। तो बड़ा आसान सा तरीका, एक एसिड, एक O कम करो तो अस फॉर्म, एक और O कम करो तो आपको क्या मिलेगा, उसका हाइपो फॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, H6P2O8 बनेगा। इसमें से एक H2O कम कर दो, तो एक H2O कम हुआ, तो 6 में से 2 हाइड्रोजन गए, तो कितना बचेगा बताओ, 4, तो H4P2। 8 में से एक ऑक्सीजन गया, तो क्या बना, O7। तो ये बन गया आपके पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। कौन सा एसिड बनाइए, दिस विल बी योर पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, H4P2O7। क्लियर? एक फॉर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से एक H2O गायब कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका पायरो फॉर्म, दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक, चलो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तभी आपने बना लिया होगा, इसलिए मैं इसको उड़ा रहा हूं, मुझे स्ट्रक्चर के लिए जगह चाहिए। जैसे आपने कंपाउंड बनाया वैसे स्ट्रक्चर भी बना लो। 2 H3PO4 मॉलिक्यूल्स बनाओ, तो देखो P डबल बॉन्ड O,
OH, OH एंड OH। ये एक मॉलिक्यूल हुआ। ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल बनाओ, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। मॉलिक्यूल्स को डबल करके उसमें से H2O गायब करो। तो देखो H2O, H और OH को गायब कर दिया। जैसे इनको गायब किया, बताओ क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन लिंक हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑक्सीजन के यहां पे स्ट्रक्चर के अंदर दोनों को एक ऑक्सीजन लिंक कर रहा होगा। बस यही हो गई आपके पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H4P2O7 की स्ट्रक्चर, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो कुछ भी नहीं है, पेरेंटिक एसिड जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से एक H2O गायब कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका पायरोफॉर्म, दैट इज योर पायरोफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो इधर चलते हैं। एक फॉर्म में एक O ऐड कर दो तो आपको मिलेगा उसका पर फॉर्म। ये पर फॉर्म क्या है? पर फॉर्म कुछ भी नहीं है। तो आपने एक O ऐड किया तो ये बनेगा H3PO5। इसको हम बोलते हैं पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? पर फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? कुछ भी नहीं करना, सिंपल H3PO4 की स्ट्रक्चर बनाओ। P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। देखो फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है जो यहां पर कंप्लीटेड है। अब आपको एक और नया ऑक्सीजन ऐड करना है, तो उसके लिए आपके पास कोई जगह नहीं बचती है। इनमें से किसी भी एक OH में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बिठा दो। जैसे ही बिठाओगे यहां पर क्या बनेगा? एक पर ऑक्सी लिंकेज बनेगा। दिख रहा है ना पर ऑक्सी लिंकेज आपको? तो बस इस पर ऑक्सी लिंकेज की वजह से ही हम इसको कौन सा एसिड बोलेंगे? पर एसिड। तो जो एक नॉर्मल एक एसिड है उसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो तो उसका पर फॉर्म मिल जाएगा। जैसे ये फॉस्फोरिक एसिड था तो आपको क्या मिलेगा? पर फॉस्फोरिक एसिड। ये समझ में आ गया? तो देखो 3 फॉर्म हो गई। एक O कम कर दो तो S फॉर्म, डबल करके एक H2O गायब कर दो तो पायरोफॉर्म, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर दो तो पर फॉर्म, एंड लास्ट H2O गायब कर दो तो क्या मिलेगा? मेटाफॉर्म। तो देखो ये H3PO4, इसमें से आप एक H2O गायब कर दो, कम कर दो। H2O गया तो एक H बचेगा, HPO3। ये जो एसिड बना इसको हम क्या बोलते हैं? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, तो पेरेंट एसिड में से, पेरेंटिक फॉर्म में से अगर आप एक H2O को गायब कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका मेटा फॉर्म, दैट इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड। सल्फर के एसिड्स मेटा फॉर्म शो नहीं करते, ठीक है, फास्फोरस करता है, बोरोन के भी एसिड्स होते हैं वो भी शो करते हैं ना, तो अपन पढ़ लेंगे जब उसको पढ़ेंगे तब। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्म में से एक H2O गायब करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब जैसे आपने इनकी स्ट्रक्चर्स बनाई, इसकी स्ट्रक्चर इन सबसे क्या होती है? थोड़ी डिफरेंट होती है। तो एक बार आप इनको कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि मेटा फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, और वो इंपॉर्टेंट भी होती है, उसको आप याद भी रखना, ठीक है। कॉपी करो, फिर बताता हूं आपको स्ट्रक्चर्स। तो फिर देखो आपका मेटा फॉस्फोरिक एसिड और उसके स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है ये बेसिकली दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इसकी एक तो होती है साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म, एक होती है इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म। ठीक, इसलिए मैं इसको आपको अलग से कवर करवा रहा हूं पूरा स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं। एक तो ये साइक्लिक ट्राइमर, यानी जिसका फॉर्मूला क्या था? HPO3, है ना। एक तो ये एग्जिस्ट करता है HPO3 होल थ्राइस की फॉर्म में, एक साइक्लिक ट्राइमर की फॉर्म में, और ये एक एग्जिस्ट करता है पॉलीमेरिक फॉर्म में HPO3 होल एन की फॉर्म में।
तो दो तरह के आपके पास इसके स्ट्रक्चर होते हैं, एक साइक्लिक ट्राइमर और एक पॉलीमेरिक। बहुत आसान से स्ट्रक्चर है, देखो साइक्लिक ट्राइमर बनाना है, 3 फास्फोरस एटम्स को अरेंज कर दो, ठीक, फिर इनको ऑक्सीजन के थ्रू लिंक करते जाओ, क्लियर। इसके बाद कुछ नहीं करना, फास्फोरस की 5 वैलेंसी को कंपेयर करो, इधर OH डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड O OH 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड O एंड OH 1 2 3 4 5, और ये बन गया आपके पास साइक्लिक ट्राइमर ऑफ HPO3 होल थ्राइस। तो ये मेटा फास्फोरस की ट्राइमर फॉर्म है। एक तो ध्यान रखना, इसमें आपसे कई क्वेश्चन पूछ लेता है कितने POP बॉन्ड है, तो 1 2 3, 3 तो क्या है POP बॉन्ड है, कितने POH बॉन्ड है, तो 3 ही POH बॉन्ड है, और कितने P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, 3 ही आपके पास P डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स हैं, ठीक। दूसरा पॉलीमेरिक फॉर्म, ये तो और भी आसान है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये P डबल बॉन्ड O और ये OH ऐसे अरेंज करो, और बस फास्फोरस एटम्स को ऑक्सीजन के थ्रू लिंक करना स्टार्ट कर दो। बस ये यूनिट अपने आप को रिपीट कर दी जाएगी, और इस तरह से इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक। जितने टाइम्स यूनिट रिपीट करेगी उतना आप N की वैल्यू को यहां पर प्लेस कर सकते हो। तो ये आपका मेटा फास्फोरिक एसिड, और ये इसकी 2 स्ट्रक्चर, एक इसका साइक्लिक ट्राइमर और दूसरा इसका पॉलीमेरिक फॉर्म, क्लियर है। तो देखो ये वे अपने ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, और कैसे हम इन ऑक्सी एसिड से डील करते हैं, मतलब कैसे हम इनको नाम देते हैं, क्या होता है एक एसिड, क्या होता है अस एसिड, फर्दर कैसे इनकी नेमिंग कर रहे हैं। तो देखो आओ डिस्कस करते हैं नेमिंग को। स्ट्रक्चर तो आप ये बना ही लोगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप बना लो, फिर हम देखो वापस देखते हैं एक बार नेमिंग और इनको अप्लाई करना। तो सामने एक चार्ट बनाया, इस चार्ट में हमने देखा कि अगर आपके पास पेरेंट एसिड है एक फॉर्म में, ठीक, तो उससे आप एक O कम करो तो एसिड मिलेगा अस फॉर्म में, उससे एक और O कम करो तो वो आपको हाइपो फॉर्म के अंदर मिलता है। तो यहां से गायब कर दिया मैंने वो, क्योंकि मुझे इसके स्ट्रक्चर बनानी थी। बाकी आप चाहो तो इसको इधर लिख सकते हो, इससे -O कर दो तो आपको हाइपो फॉर्म मिल जाएगा उस एसिड का, ठीक। फिर -H2O करो तो मेटा फॉर्म, ट्वाइस करके -H2O करो तो इसका पायरो फॉर्म, एक और ऑक्सीजन ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, इसका पर फॉर्म। तो ये तो था फास्फोरस एसिड्स के लिए। सेम इसी तरह ये चीजें हम लोग बाकी एसिड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सल्फर एसिड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंस हमको आगे चलकर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़ने हैं, तो क्यों ना एक बार उसको भी हम यहां अप्लाई करके देखते हैं, है ना। आओ देखते हैं कैसे हम सल्फर एसिड्स के ऊपर इस चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा नया चार्ट बनाता हूं, ये तो भर गया है पूरा, इसको उड़ाते हैं। चलो बताओ सल्फर के आपने कितने एसिड्स देखे, 2, एक सल्फ्यूरस और एक सल्फ्यूरिक। तो आओ सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, H2SO4, दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर इन +6 स्टेट, हायर स्टेट, ठीक। इससे एक O कम कर दो तो आपके पास क्या बनेगा बताओ, यहां पर H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड, ठीक। इससे एक और O कम कर दो तो क्या बनता था, हाइपो, लेकिन वो यहां नहीं बनता हाइपो फॉर्म, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा ना, सल्फर की वैलेंसीज कंप्लीट नहीं होती है। तो -O किया तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। फिर क्या करते थे, इधर इसको डबल करते हैं, इंटू 2 करके -H2O कर दो, ठीक। तो बताओ कौन सा फॉर्म बनता है, हाँ वेरी गुड, कौन सा बनता है, पायरो फॉर्म बनेगा। तो यहां पे बनेगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड,
फॉर्मूला क्या बनेगा? H2S2O7 बनेगा ना, H2S2O7। तो पहले तो आप H2SO4 के स्ट्रक्चर बनाओ, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड OH। ठीक, इसी से अब मैं क्या करता हूं, इसकी फॉर्म बनाता हूं H2SO4 की। तो आप क्या करो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH इधर OH। ठीक, फिर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर एक OH और इधर एक OH। दोनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल गायब कर दो, तो आपको मिल गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H गायब हो जाएगा यहां से, और यहां पर ये किससे लिंक्ड होगा? ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड होगा। तो ये आ गए आपके पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर। आसान है। फिर इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, तो इसका मिलेगा पर फॉर्म दैट इज पर सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला H2SO5। और जैसा कि आप जानते होंगे, इस एसिड को हम एक स्पेसिफिक नेम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरोज एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको? कैरोज एसिड। तो H2SO5 इज कैरोज एसिड, और कैरोज एसिड की स्ट्रक्चर क्या होगी? नॉर्मल S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और एक ऑक्सीजन यहां एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दो, परऑक्सी लिंकेज आ गया, इसीलिए हम इसको पर एसिड बोलते हैं। बनेगा मेटा एसिड। इसका मेटा एसिड भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके लिए देखो तीन ही फॉर्म है, एक अस, एक पायरो, एक O। एक और इंपॉर्टेंट बनता है, अगर आप पायरो के अंदर ही एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, क्या कर दो? पायरो फॉर्म में एक और ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो यहां पे पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक, इसके अंदर पर और ऐड हो जाते हैं, यानी H2S2O8। तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका भी एक स्पेसिफिक नेम होता है, इसको हम बोलते हैं मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं? मार्शल्स एसिड। ठीक, तो ये परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड, और इसके स्ट्रक्चर देखो, इसके स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना, ध्यान देना, छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। इसको डबल करो, जैसे इसको डबल करोगे ये बनाएगा H4S2O8। अब इससे ये बनाना है, तो इससे क्या कर दो? दो हाइड्रोजन को कम कर दो, तो इसमें से दो हाइड्रोजन गायब कर दो। ठीक है, तो अगर आपको मार्शल एसिड बनाना है तो मार्शल एसिड कैसे बनाएंगे? देखो आओ, H2SO4 बनाओ, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH बनेगा। यहां पर एक और H2SO4 बनाओ, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड OH। अब क्या करो, इन दोनों में से H2 गायब कर दो, तो ये H2 को यहां से गायब कर दो, गायब हो गया। जैसे H2 गायब हुआ, दोनों ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएंगे, तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगी गायब होने के बाद? सिंपल, दोनों सल्फर आपके एक परऑक्सी लिंकेज से बॉन्ड, तो ये परऑक्सी लिंकेज। क्लियर है? चलो, तो ये वे सल्फर के एसिड्स। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे कि इनमें से किस सल्फर एसिड में परऑक्सी लिंकेज एग्जिस्ट करता है। तो आपने दो देखे, एक H2SO5 और एक H2S2O8, दोनों के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? परऑक्सी लिंकेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो ध्यान रखना, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट के साथ साथ चार्ट से ही आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, जैसा मैंने आपको बनाना सिखाया कि ये बनाना है, तो जो यहां फॉलो कर रहे हो वही इसके स्ट्रक्चर में फॉलो कर लो। तो इनके स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है, इनके नेम्स भी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये चार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ आपके पास सल्फर एसिड्स। इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे जब हम ऑक्सीजन फैमिली के अंदर सल्फर के कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, ताकि चीजें आपको याद हो। तो एक बार आप इसे बनाओ, फिर हम देखते हैं और आगे अपन क्या कवर करते हैं। तो
ऑक्सी एसिड्स कैसे बनते हैं, कैसे उनका फॉर्मुलेशन करते हैं, हमने सीख लिया। अब हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे थे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को, तो उनकी एक प्रॉपर्टी है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। बस देखो, आपने फास्फोरस के मेनली 3 तरह के एसिड्स पढ़े। एक तो आपने पढ़ा H3PO3, एक आपने पढ़ा H3PO2, ठीक, और एक आपने पढ़ा H3PO4। उनका चला H3PO2, H3PO3 और एक हो गया आपके पास H3PO4, ठीक। इनके स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखाया। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, P डबल बॉन्ड O OH, H एंड H। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, P डबल बॉन्ड O OH, OH एंड H, और ये P डबल बॉन्ड O OH, OH एंड OH, ठीक। फर्दर हमने इनकी बेसिसिटी डिस्कस की। ये सिर्फ एक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, इसकी बेसिसिटी 1। ये 2 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, इसकी बेसिसिटी 2, और ये तीनों हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 3। एक तो ये एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, दीज एसिड्स कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इन तीनों में से 2 एसिड्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। वो 2 एसिड्स कौन है, अगर इनमें डायरेक्ट पीएच लिंकेज है तो ये एसिड्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। देखो, इस एसिड में पीएच लिंकेज नहीं है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट इज एसिड्स which have pH linkage, can act as reducing agents, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा ऑक्सी एसिड इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, तो H3PO2 कर सकता है, H3PO3 कर सकता है, H3PO4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे ऑक्सी एसिड जिनमें पीएच लिंकेज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी एक और, दैट इज ऑफ H3PO4। अगर आप H3PO4 को हीट करो तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू H3PO2 प्लस PH3। इसमें कन्वर्ट हो जाता है H3PO2 प्लस PH3 में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर फास्फोरस +5 स्टेट में था, +5 से ये यहां पर आ गया है +3 में, और यहां पर आ गया आपका ये -3 स्टेट के अंदर। ये H3PO3 आएगा आपका। H3PO3 हीट करने पर किस में कन्वर्ट होगा, H3PO4 एंड PH3 के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक। यहां पर क्या होता है, देखो, फास्फोरस इस कंपाउंड में +3 स्टेट में था, हाँ +3 स्टेट में, +3 स्टेट से ये एक तो कन्वर्ट हो रहा है +5 में और एक कन्वर्ट हो रहा है -3 में। यानी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। और इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना, ये जो आपका फास्फोरस एसिड है H3PO3, ये हीट करने पर क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है। फास्फोरिक एसिड प्लस साथ में क्या बनाता है, फॉस्फीन, दैट इज योर PH3। क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इन ऑक्सी एसिड्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो ज्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। फास्फोरस एसिड की 3 सीरीज कैसे बनती है ये भी बताया। एक फॉर्म याद रख लो, उसमें से एक O कम करो अस फॉर्म, एक और O कम करो हाइपो फॉर्म। तो ये फास्फोरिक एसिड या फिर हम इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, एक ही बात है। कभी कभी ऑर्थो लिखा हुआ मिल जाएगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक या फिर फॉस्फोरिक एसिड, ये फास्फोरस एसिड
एंड दिस इज योर हाइपोफॉस्फोरस एसिड और ये इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक, चलो तो यहां अपनी नाइट्रोजन फैमिली भी खत्म होती है। हमने नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन और फास्फोरस के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, सब कुछ आपके सामने है। अब हम लोग मूव करेंगे अपनी अगली फैमिली, दैट इज 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। हमने बोरॉन फैमिली कवर किया, कार्बन कवर किया, नाइट्रोजन। अब आती है बारी ऑक्सीजन फैमिली की। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डील करेंगे विद ऑक्सीजन फैमिली, देखेंगे क्या उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनके कॉमन कंपाउंड्स हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स को हम लोगों को यहां पर डिस्कस करना है। ठीक, टिल देन आप ये सब रिवाइज करो, चीजों को एक बार देखो। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां से आपने ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर को बनाना सीखा है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और कंटिन्यू करते हैं विद ऑक्सीजन फैमिली।